discuss about the erectile dysfunction. नपुंसकता यानी कि मर्दाना कमजोरी जिसको कहते हैं, ज़ौफ़-ए-बागी इसको हम उर्दू में कहते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, किसको हम कहते हैं? देखिए आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज आपकी वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी जो सेक्स को लेकर आपके दिमाग में है। लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन जब आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आज तक आपको मालूम नहीं थी या आप आज तक गलतफहमी का शिकार रहे हैं। तो आज का टॉपिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखिए इरेक्शन यानी कि लिंग का खड़ा होना, इरेक्शन का ताल्लुक जो है वो है आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स, सेक्सुअल यानी कि आपका सेक्सुअल उत्तेजना से आपका इरेक्शन का ताल्लुक। देखिए इरेक्शन क्या है? देखिए जिस वक्त जो है इंसान सेक्सुअल एक्साइटमेंट में होता है या सेक्स करने के लिए जाता है तो दिमाग से आपका जो है एक साइन आता है जो कि आपका पेनिस को इरेक्ट करने के लिए कंपेल करता है, पेनिस को इरेक्ट करता है। तो उसकी वजह से जो पेनिस आपका लूज पड़ा था वो लंबा भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है। तो उसी चीज को हम इरेक्शन का नाम देते हैं, इरेक्शन का नाम देते हैं। यहां हम बता रहे हैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता यानी कि मर्दाना कमजोरी। देखिए इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 यानी कि आपका जो पेनिस है, देखिए ये आपका हम दिखा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल पेनिस समझिए इसको, ये आपका इस तरह से नॉर्मल पेनिस समझिए, इस तरह से आपका नॉर्मल पेनिस समझिए जो आपका इस कंडीशन में है यानी कि लूज कंडीशन में। ये नॉर्मल पेनिस है यानी कि पेनिस इसी हालत में रहे, पेनिस खड़ा ना हो। तो ये सबसे पहली स्टेज है कि पेनिस जो है आपका वो स्टैंडिंग पोजीशन में आए ना आए यानी कि आपका लिंग जो है वो आपका इरेक्टाइल कंडीशन में या खड़े होने की कंडीशन में रहे, वो इसी कंडीशन में रहे। तो ये सबसे पहली स्टेज है आपका किसकी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरी स्टेज में देखिए आपका पेनिस, ये हमने पेनिस दिखाया है, पेनिस आपका खड़ा हुआ लेकिन वो पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है और वो आपका लूज हालत में है, लूज हालत में है। और इसको जब पेनिस को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं यानी कि योनि में डालने की कोशिश करते हैं तो ये योनि में नहीं जा पाता है। कोशिश आप कर रहे हैं लेकिन ये योनि के अंदर नहीं जा रहा है, इसके लूजनेस ढीला होने की वजह से ये योनि में नहीं जा रहा। तो ये आपका इसकी दूसरी कंडीशन है कि पेनिस खड़ा तो हुआ लेकिन लूज कंडीशन में और आपने उसको वेजाइना के अंदर डालने की कोशिश करी, योनि के अंदर घुसाने की कोशिश करी लेकिन वो वहां पर एंटर नहीं हो रहा है। तो ये दूसरी कंडीशन है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तीसरी कंडीशन क्या है? यानी कि आपका पेनिस इरेक्ट हो गया, आपका पेनिस इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया और वेजाइना में चला भी गया यानी कि योनि के अंदर चला भी गया, लेकिन जाते ही या थोड़ी देर के बाद उसके अंदर जो है आपका ये आपका बाहर निकल यानी कि डिस्चार्ज हो गया एकदम से। चला भी गया पेनिस अंदर लेकिन जाते ही कुछ ही लम्हों में, कुछ ही क्षण में ये आपका डिस्चार्ज हो जाता है, एकदम से उसमें से जो है आपका वीर्य या सीमेन जो है वो निकल जाता है। तो ये भी कंडीशन आपका क्या कहलाती है? ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही इसको कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉज, वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए इसकी वजह बताने से पहले, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉज बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेनिस की स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा कि पेनिस जो आपका लूज कंडीशन में है, पेनिस जो आपका इस कंडीशन में है यानी कि इस तरह से लूज कंडीशन में है, वो खड़ा कैसे होता है? पेनिस जो है वो आपका इस तरह से लंबा और मोटा कैसे हो जाता है? पेनिस आपका लंबा और मोटा कैसे हो जाता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो पेनिस है, ये हमने स्ट्रक्चर बनाई है पेनिस। तो पेनिस के अंदर ये बहुत सारी छोटी छोटी कैविटीज होती है, छोटी छोटी खाली जगह होती है। उन खाली जगहों से जिनको हम कैवर्न कहते हैं, आप सीधा सा ये समझिए कि छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं,
गुब्बारे जैसी चीज होती है, खाली जगह होती है, तो उस हर खाली जगह से दो खून की नलियां, दो ब्लड वेसल्स जो है जुड़ी हुई होती है। सपोज करिए एक ये है और एक ये है, या एक ये है एक ये, या इस तरह से देखिए एक ये है और एक ये, यानी कि एक नली से खून इस गुब्बारे के अंदर जाता है, इस खाली जगह में जाता है, और जब काम हो जाता है तो ये वहां से वापस दूसरी नली से वापस चला जाता है। तो जिस वक्त सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, सेक्स की डिजायर होती है, तो दिमाग से जो है आपका ये कंट्रोल होता है। यहां पर क्या होता है कि पेनिस के अंदर खून का बहाव तेज हो जाता है, पेनिस के अंदर खून का बहाव तेज होता है। तो और जो इन गुब्बारों के साथ ये नलियां जुड़ी हुई हैं, इनमें से जो आगे वाली है वो बंद हो जाती है और पीछे वाली से इसमें ब्लड भरना शुरू हो जाता है, खून भरना शुरू हो जाता है। जैसे आप गुब्बारे के अंदर एक टोंटी में लगा के टोंटी खोल दे तो उसमें क्या होगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। तो गुब्बारा जो है जो पिलपिला था वो फूलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इन कैविटीज के अंदर, इन खाली जगहों के अंदर, जो इन कैविटीज के अंदर ब्लड की या खून की नली जा रही है, ब्लड वेसल जा रही है, तो वो इसके अंदर ब्लड भरना शुरू कर देती है। इन सब में, इन सब के अंदर ब्लड भरना शुरू हो जाता है। अगले वाली अभी बंद है, जब इसमें ब्लड भरना शुरू हो जाता है, जो आपका पेनिस इस तरह कंडीशन में पड़ा हुआ था वो लॉन्ग भी हो जाता है और थिक भी हो जाता है। इसकी वजह से जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, यानी कि मेल डिस्चार्ज हो जाता है, सेक्स का एक्ट खत्म हो जाता है, तो अब ये वाली नली बंद हो जाएगी और ये वाली खुल जाएगी, दूसरे वाली। तो इसमें जो ब्लड है, इसमें जो खून है वो फिर वापस चला जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपका पेनिस वापस ढीला हो जाता है। तो इस तरह से आपका पेनिस खड़ा होता है, लंबा होता है और मोटा होता है, इनकी वजह से। वहां पर यानी कि खून का बहाव जो है, ब्लड का जो फ्लो है, वो आपका पेनिस में बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से पेनिस आपका बड़ा और लंबा हो जाता है। अब हम बता रहे थे कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नपुंसकता के जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं। नंबर 1, सबसे पहला वजह है आपका ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नलियों के अंदर रुकावट आ जाना या उनका रास्ता तंग हो जाना। खून की नलियों के अंदर या तो ब्लड जाना ही कम हो जाए, बिल्कुल जाना ही बंद हो जाए, या जाए भी तो वो पूरा ना जाए, उसका रास्ता तंग हो गया हो, तो उसकी वजह से पेनिस फिर आपका पूरी तरह से स्टैंड नहीं हो पाता है, पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाता है। ओल्ड एज में ये किन्हीं बीमारियों की वजह से ऐसा मुमकिन हो सकता है, जैसे आपका डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है, और दूसरी क्रोनिक डिजीज जो है, पुरानी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज है, लीवर डिजीज है, कोई आपका किडनी डिजीज है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं ओल्ड एज में जाकर। यंगर में खासतौर से देखने में आता है कि स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉज होता है। रास्ता तंग क्यों होता है, रास्ता ब्लड फ्लो का जो रास्ता है वो तंग क्यों होता है। तो देखिए जो लोग जो है ज्यादा तली बुरी चीजें खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, चाउमीन वगैरह है, बर्गर वगैरह है और दूसरी चीजें हैं, या उनको कोई बीमारी है, तो उस वजह से क्या होता है कि उन खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब उनके अंदर जम जाता है तो उसकी वजह से वो रास्ता तंग हो जाता है। खून की नलियों में जो खून पूरी तरह से बह के जाना है वो पूरी तरह से बह के नहीं जाता है, तो उसकी वजह से वो रास्ता तंग हो जाएगा, तो आपका जो इसके अंदर ब्लड भर के पेनिस खड़ा होता है वो काम नहीं हो पाएगा। यंगर्स में खासतौर से देखने में आता है कि जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वालों को ये बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो आपका किलर होता है एक तरह से, ये भी डिपोजिशन करता है, यानी कि जमाव करता है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर, उनको श्रिंक कर देता है, सिकोड़ देता है, तो इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करिए, अदरवाइज आप भी इसके शिकार हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये नैरो तंग क्यों हो जाती है, इसकी दूसरी वजह भी हो सकती है आपका मास्टरबेशन, हस्त मैथुन करना। ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स की, यानी कि खून की नलियों के बंद होने या तंग होने की एक वजह और हो सकती है मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन करना यानी कि हस्त मैथुन करना। आपका पेनिस कैसी कंडीशन में होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल इस कंडीशन में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो लूज पड़ गया है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है ब्लड फ्लो पूरा नहीं हो पाता है। तो मास्टरबेशन की वजह से भी, बार बार रबिंग करने की वजह से भी क्या होता है कि वहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर श्रिंकेज आ जाता है, सिकुड़ जाती है वो ब्लड वेसल्स,
तो जब वो सिकुड़ जाती है उसके साथ साथ जो वहां की नर्व्स होती है वो भी डैमेज होती है। तो वो जब सिकुड़ जाती है तो वहां पर भी ये होगा कि ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा तो वहां पर भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो सकती है। नंबर 2, नेक्स्ट नंबर आता है आपका साइकोजेनिक। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है, सबसे बड़ा कॉज होता है दिमागी तौर पर जो है कमजोर कर देना आपको। जो आपका इलिटरेट पर्सन होते हैं या जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो आपके दिमाग में इतना जहर भर देते हैं या ऐसी बातें भर देते हैं कि यार तू तो ऐसा हो गया है, तो ऐसा हो गया है, तो अगर तुम इलाज नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, तो बिल्कुल नपुंसक हो जाओगे। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो तो अपना इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है कैसी कैसी बातें आपके जहन में घुसा देते हैं कि आपका लिंग तो बहुत छोटा है तो इससे कुछ हो नहीं पाएगा, या आप जो है खुद भी महसूस करते हैं, खुद भी आपके दिमाग में एक बात आ जाती है, आपकी शादी हुई, आप गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, किसी के भी पास आप जा रहे हैं, लिव इन रिलेशन में आप जाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके जहन में अगर एक बात घर करके कहेंगे यार पता नहीं क्या होगा, मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपनी पार्टनर को खुश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो जब भी आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तो आप जो है कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते सेक्स करने में। तो इसलिए आपको दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। आपको ध्यान सिर्फ अपने पार्टनर पर रखना है, न कि उसकी वेजाइना और अपने पेनिस पर। आप भूल जाइए, आप तो सीधा सेक्स करना है आपको। दूसरा, वर्कलोड एंड एंजाइटी, यानी कि एक तो परफॉर्मेंस एंड एंजाइटी हो गई कि यार पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। दूसरी हो गई वर्कलोड एंड एंजाइटी, यानी कि आदमी पूरा दिन काम करता है, थका हुआ होता है, तो शाम तक आते आते वो इतना एनर्जस हो जाता है कि वो फिर उसका मन नहीं करता है, तो उसकी वजह से फिर ये कंडीशन पैदा हो सकती है। इंसान सारा दिन कामों में उलझा रहता है, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सेक्स करूं या ना करूं, तो उसकी वजह से भी आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो सकते हैं। तो आप स्ट्रेस को, टेंशन को बिल्कुल खत्म करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सब कंडीशंस भी जैसे मैंने आपको बताया है, आपका परफॉर्मेंस, एंजाइटी, वर्कलोड, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह, ये भी आपका अगर ओल्ड एज में है, यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज में भी वही कॉज होते हैं जो पहले बीमारी के मैंने बताए हैं आपको, यानी कि ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना या बीपी का बढ़ना या क्रोनिक डिजीज का होना, तो ये भी इसमें एक अहम कॉज होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि शॉर्ट पेनिस एंजाइटी। शॉर्ट पेनिस एंजाइटी, दोस्त जो है आपस में एक दूसरे का लिंग आपस में देख देख के मिलान करते हैं, यार तेरा पेनिस तो बहुत छोटा है और तेरा तो बहुत बड़ा है, या मेरा पेनिस इतना बड़ा है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरी तो अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर लिंग छोटा है तो उसको पहले से ही जो है दिमाग में भर दिया गया, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। देखिए आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि वेजाइना, पहले आप वेजाइना को समझिए कि वेजाइना क्या है, योनि क्या है। योनि जो है एक ट्यूब होती है, ये आपकी एक ट्यूब होती है, ये आपका 6 इंच की भी हो सकती है, 5 इंच की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है। और निग्रोज के अंदर जो विदेशी लोग होते हैं, जो बहुत काले से होते हैं, उनके अंदर तो वेजाइना काफी लंबी और जो है उनका पेनिस भी काफी लंबा होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, खासतौर से इंडिया के अंदर वेजाइना की लेंथ चाहे 6 इंच की हो या 7 इंच की हो, 8 इंच की, लेकिन जो उसका शुरुआती 3-4 इंच का पार्ट होता है वो ही सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है सेक्स का मजा लेने के लिए। बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, सिर्फ जो है ये शुरू का 3-4 इंच वाला पार्ट जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है। ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेक्स या ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंस, मजा लेने के लिए यही शुरू का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी लेडी को तैयार करते हैं, उसका मूड नहीं है, लेकिन आप अगर आप उसको तैयार करना चाहते हैं किसी तरह से ये रेडी हो जाए सेक्स के लिए, तो आप उसको एक्साइट करते हैं। एक्साइट कभी ऐसा नहीं करते कि पूरी फिंगर अंदर डाल के उसको एक्साइट करते हो, बल्कि थोड़ा सा उंगली का पार्ट जो है अंदर डाल के आप उसको इस तरह से पुश करते हैं, तो वो लेडी जो है वो एक्साइट हो जाती है। तो ये भी साबित करता है कि जो वेजाइना है, वेजाइना का सिर्फ जो है शुरू का 3-4 इंच का पार्ट जो है वही हाईली सेंसिटिव होता है, वहीं तक जो है उसको मजा आता है। उसके बाद तो जो ज्यादा लंबा है वो दुख ही देता है, मजा नहीं आएगा बल्कि दुख देगा। तो इसलिए अगर आपका पेनिस 3 से 4.5-4 इंच लंबा है
खड़ा होने के बाद 3 से 4 इंच लंबा है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। गॉड गिफ्ट है आपके लिए, ये कुदरत ने आपको ये इनाम बख्शा है कि आपका पेनिस इतना है, क्योंकि फीमेल को सिर्फ इतना ही चाहिए और इसी में जो है उसको मजा आएगा और आप अपने पार्टनर को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं उसी 3 इंच के पेनिस के जरिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बस ये कि आप जो है उसको लंबा टाइम लगे। आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको लंबा पेनिस होगा तभी आप सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं। अगर आपका 3 से 4.5 इंच तक लंबा पेनिस है तो ये 100% आप अपनी बीवी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आज से दिमाग में निकाल दीजिए कि छोटा पेनिस कोई नुकसानदेह होता है, वो कंप्लीटली अपने पार्टनर को खुश कर सकता है। नेक्स्ट आता है द नर्व्स विच आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द इरेक्शन, यानी कि जो नसें होती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मास्टरबेशन करने वाले लोग जो हैं उनको ये नसें जो है वो आपका वीक हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। उनके कमजोर होने पर भी क्या होगा कि जो उनका फंक्शन है नर्व्स का, जो नसों का फंक्शन है वो फंक्शन नहीं कर पाएंगी, तो आप जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो वो काम तुरंत आज ही छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज इसके आने वाले फ्यूचर पर, आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़े नुकसान जो है वो उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ओल्ड एज। देखिए ओल्ड एज जाहिर सी बात है कि 50-60 साल के बाद जो है वो जिस्म के अंदर तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं, हर हिस्सा जो है वो आपका कमजोर होता चला जाता है और स्पेशली अगर उसको कोई बीमारी है तो वो कमजोर होना ही है। लेकिन ये कहा गया है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर इंसान और घोड़े को सही खुराक मिलती रहे तो उसकी सेक्स की कोई उम्र नहीं होती है। वो 70 साल की उम्र में भी सेक्स कर सकता है, 80 साल की उम्र में भी सेक्स करता है, बशर्ते कि वो दिमाग को ज्यादा उस तरफ ना लेके जाए, बीमारियों की तरफ ना लेके जाए। हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा दिमाग जो है वो अपने पार्टनर को खुश करने की तरफ रखे, न कि उसकी वेजाइना और अपने पेनिस पर। अपने वेजाइना पेनिस पर नजर मत रखे, उसको खुश करने का प्लान। तो ओल्ड एज में आके इस तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं, यानी कि हर हिस्सा जो है कमजोर होता जाता है और ऊपर से उसको कोई इस तरह की बीमारी हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो या शुगर की बीमारी हो या कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज वगैरह, तो उस कंडीशन में परेशानी पैदा हो सकती है और ये आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है ड्रंकननेस, ड्रिंकिंग, शराब पीना। देखिए शराब जो है वो डिजायर को तो बढ़ाती है, इच्छा को तो बढ़ाती है, लेकिन परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देती है, यानी कि काम करने की जो क्षमता है आपकी वो कम कर देती है। आपकी ख्वाहिश को तो बढ़ा देती है लेकिन काम करने की क्षमता को कम कर देती है। तो इसलिए अगर शराब पीते हैं तो शराब बिल्कुल छोड़ दीजिए, अदरवाइज शराब को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज आप जो है वो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो सकते हैं। ज्यादा शराब पीना समझिए आप अपनी जान से खुद खेल रहे हैं। स्मोकिंग, अभी मैंने आपको बताया स्मोकिंग किलर होता है एक तरह से। स्मोकिंग में भी सेम वही कंडीशन पैदा हो सकती है कि वहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नलियों के अंदर जमाव हो सकता है और उस जमाव होने की सूरत में आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो सकते हैं। और मोस्टली यंगर्स में देखा गया है कि स्मोकिंग करने वाले जो लड़के होते हैं उनके अंदर ये शिकायत जो है वो आम मिलती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत आम मिलती है। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ सेक्स, यानी कि दिमागी तौर पर सेक्स के प्रति एक डर बैठ जाना, पता नहीं यार क्या होगा, आज तुम्हारी शादी हुई है, पता नहीं क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फीमेल को अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। यहां पर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो सच्ची बात है वो आपको बता रहा हूं। हमारे एक फ्रेंड थे जो बिल्कुल फिट थे, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इवन ना कोई शराब ना सिगरेट, कोई स्मोकिंग वगैरह, कोई तंबाकू वगैरह, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ अपने काम से काम रखते थे और बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। उनकी शादी हुई लेकिन उनके जहन में एक बात बैठ गई कि यार पता नहीं क्या होगा, आज पता नहीं क्या होगा। वो शाम को हमारे पास आए, कह रहे हैं डॉक्टर साहब शादी तो हो गई, अब बताइए पता नहीं आज रात में क्या होगा। हमने कहा पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक दवाई दे रहे हैं आपको, आप ये पुड़िया खा के और अपना काम कर लीजिए। हमने सिर्फ क्या दिया उसको, सिंपली क्या दिया, सिर्फ उसकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, उसकी बीमारी के लिए ना उसको बीमारी थी, साइकोलॉजी चेंज करने के लिए हमने सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट पीस कर
और उसको एक पुड़िया बना के दे दी। मैंने कहा जाओ ये खाओ और अपना सेक्स। मैंने कहा बहुत महंगी दवाई है ये, उसको बताया कि ये बहुत महंगी दवाई है। हालांकि उसने बेचारे पैसे भी दिए जो हमने मांगे, लेकिन सिर्फ उसकी साइकोलॉजी चेंज करनी थी, इसलिए हमने उसके साथ ऐसा किया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो गए, अगले दिन वो दौड़ते हुए हमारे पास आई, कह रहे डॉक्टर साहब इतनी बेहतरीन दवाई आपने दी थी, उससे मजा आ गया, दवाई और दे दीजिएगा, अभी 2 दिन और रुकेगी वो। मैंने कहा नहीं, आपको दवाई की जरूरत नहीं, आप बीमार थे ही नहीं। तब हमने उसको बताया कि हमने आपको एक सिंपल बी कॉम्प्लेक्स की गोली दी थी, छोटी सी मल्टीविटामिन की, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आती है, वो दी थी और कुछ नहीं आपको दिया था, आप बीमार थे ही नहीं। आपको सिर्फ क्या था कि एक डर था, वो निकल गया। मैंने अच्छा सर, फिर आज तक वो मस्त है, कभी उसको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी है और वो बिल्कुल ठीक है। तो साइकोलॉजी, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं तो इस तरह से आपके दिमाग में भर देते हैं कि यार तेरा लिंग तो छोटा है, तू तो ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। तो आप ये सब बातें जहन से निकाल दीजिए, ये सब गलतफहमियां हैं, सब बकवास है। आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं बशर्ते कि आप सही फॉलो करें अपने आप को और अपनी लाइफ को सही जीने की कोशिश करें। इसके अलावा पर्सन्स हैज हैबिट विदाउट कंडोम। देखिए बहुत से लोग जो है वो उन्होंने कभी कंडोम इस्तेमाल ही नहीं किया है, कंडोम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनको मजा ही नहीं आता है। लेकिन कभी कभी जो है अगर मान लीजिए पार्टनर कहता है कि नहीं आप बच्चे बहुत हो गए हैं, अब जो है आप कंडोम का इस्तेमाल करें, आपका मन नहीं है लेकिन आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कंडोम को। तो इसलिए यहां पर भी ये कंडीशन देखने में आती है कि अगर वो कभी उसने कंडोम इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मजबूरन अगर उसको करना पड़ता है तो उसको आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो इससे भी आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, हालांकि ये सिर्फ जो है आपका गलतफहमी और कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर आता है आपका नाइट शिफ्ट वर्किंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग रात में काम करते हैं वो थोड़ा बहुत इस पर गौर करें, ध्यान दें। देखिए रात जो है कुदरत ने बनाई है आराम के लिए। अगर आप प्रॉपर आराम नहीं करेंगे, पूरी तरह से नींद नहीं लेंगे, तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। क्योंकि रात में काम करने वाला जो प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, रात में काम करिए, मजबूरी हो सकती है इंसान की, लेकिन अगर वो उसके बाद प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है तो वो इसका शिकार अक्सर हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो सकता है। क्योंकि रात में जब इंसान काम करता है तो वहां पर होता क्या है, वहां पर उसका हार्मोनल पैटर्न जो है वो आपका चेंज हो जाता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरी बात, रात के वक्त जब इंसान काम करता है तो टेंशन भी होती है, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो घट जाता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है सेक्स को उकसाने के लिए, सेक्स करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है। और अगर वो सही मात्रा में नहीं रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है उसका लेवल, तो फिर जो है आपको ये परेशानी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ जो है आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, हाई बीपी भी आपको बढ़ सकता है। देखिए ऐसी सूरत में कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस पर गौर करिए, तो आप जो है इन सारी परेशानियों से बच भी सकते हैं। देखिए सेक्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्यार मोहब्बत, यानी कि सेक्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड लव, इन तीनों का कॉन्टेक्ट जो है, तीनों का जो रिलेशन है, वो आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट करते वक्त, ट्रीटमेंट के साथ साथ कपल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, यानी कि जो पार्टनर है उसकी भी काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है, उसको भी समझाना बहुत जरूरी है। अपने साथ साथ डॉक्टर के पास उनको भी लेकर जाए ताकि वो उनको भी समझा सके। एक क्वालिफाइड डॉक्टर दोनों का बहुत अच्छी तरह से इलाज करेगा या दोनों की बहुत अच्छी काउंसलिंग करेगा। तो आप याद रखिए,
क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपना इलाज कराइए। और यहां पर मैंने आपको बताया कि सेक्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लव यानी कि संभोग, नपुंसकता और प्यार मोहब्बत, इन तीनों का साइकोलॉजिकल जो है वो आपका सिस्टम से गहरा ताल्लुक होता है, दिमागी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो इसलिए इलाज के साथ साथ जो है आपका कपल काउंसलिंग होना भी बहुत जरूरी है। लेडी को भी आप समझाइए और उसको बताइए कि ये कोई परेशानी नहीं है, ये वक्ती तौर की होती है, ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप दोनों लोग खुश रहेंगे तो ये सारी बीमारी बहुत जल्दी के साथ ठीक होगी। अगर आप इसको टीज करेंगी तो फिर ये बीमारी बहुत दिनों में जाके ठीक होगी और ना भी ठीक हो ये भी मुमकिन हो सकता है। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिए, यानी कि ऐसी डाइट लीजिए जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा हो। जैसे आपका जो है फ्रेश फ्रूट है, आपका वेजिटेबल्स है, आपका लेगुमिन्स है यानी कि दालें वगैरह होती है, नट्स है, अखरोट वगैरह, फिश है आपका, और इसके साथ साथ कैरेट यानी कि जो लाल रंग के होते हैं, चुकंदर वगैरह, इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि ये अगर आप जो है 18 से 40 साल के दरमियान ले रहे हैं तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट इनका आता है, बहुत जबरदस्त फायदा इससे होता है। उसके बाद फायदा तो होगा लेकिन वो फायदा उतना फायदा नहीं होगा जितना यंग एज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 4 बार, हफ्ते में कम से कम 4 बार 40 मिनट तक कोई एक्सरसाइज कंटिन्यू आपको करनी है, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, या कोई और दूसरी रनिंग हो, या और कोई दूसरी एक्सरसाइज हो। 40 मिनट तक आप कंटिन्यू करिए और एक हफ्ते में कम से कम आप जो है उसको 4 बार रिपीट करिए और ऐसा 6 महीने तक करके देखिए। 6 महीने के बाद आप खुद आदी हो जाएंगे, आपको खुद मजा आने लगेगा। तो उससे क्या होगा, उसका आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक हुई हैं वो खुल जाएंगी और आपको सेक्स करने में मजा आएगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो आप जो है सेक्स की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो। स्लीप, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कम से कम 7 घंटे की नींद का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए करेक्ट योर स्लीपिंग टाइम, आप अपने स्लीपिंग टाइम को दुरुस्त करिए। नेक्स्ट वेट लॉस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेट लॉस का होना बहुत जरूरी है। वेट लॉस, अगर आप जो हैवी वेट होता है, हैवी वेट होने की सूरत में एक्सर्शन बहुत जल्दी हो जाता है। एग्जॉर्शन बहुत जल्दी होने की वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, यानी कि इंसान जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसी भी इसलिए जो है अपनी वेट को मेंटेन रखिए और वेट को मेंटेन रख के आप जब वेट मेंटेन रखेंगे तो आपको इस तरह की परेशानी से निजात मिल सकती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के। देखिए ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि छोटे पेनिस को आप जो है अपने लिए श्राप मत समझिए बल्कि वरदान समझिए, और उस पेनिस को लंबा करने की कोशिश मत करिए, लंबा करवाने की कोशिश मत करिए। हाँ, अगर 2 इंच से या 3 इंच से छोटा आपका पेनिस है तब आप जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 3 इंच पेनिस है कम से कम तो आपको कोई जरूरत नहीं है पेनिस के एनलार्जमेंट की। तो उसके ऊपर, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान दूसरे हो सकते हैं, तो डोंट ट्राई टू एनलार्जमेंट ऑफ योर पेनिस। यहाँ पर हम आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताना चाहेंगे कि आप घर में अगर आप करना चाहें तो वो आप आराम से इलाज कर सकते हैं। एक हमारे सीनियर डॉक्टर इमरान खान साहब ने कुछ नुस्खे बताए थे, तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं, खुद भी मैंने जो है उनको आजमाया है। तो हो सकता है वो आपके भी काम आए, आपको भी उनसे फायदा हो जाए। तो डॉक्टर इमरान खान साहब के बताए हुए कुछ नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ जो होम रेमेडीज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसान सी चीजें हैं, आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको घर के अंदर ही वो चीजें जो है मिल जाएंगी। जैसे कलौंजी, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच जो है मेथी दाना, इनको पीस कर आप ग्राइंड करके पाउडर बनाएं और सुबह और शाम 2 टाइम जो है आप इसको 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार आप इसको ले लीजिएगा। बस ये याद रखें कि शहद ओरिजिनल होना चाहिए। एक और दूसरा नुस्खा उन्होंने ही बताया जिसको हमने खुद आजमाया है, खुद जो है दूसरों के ऊपर अप्लाई किया है, और
एक खास बात यह है कि खाली सेक्सुअल डिजायर को या सेक्स के बीमारी को ही दूर नहीं करता, बल्कि ऑल डिजीज को, यानी कि आपका जनरल टॉनिक का काम करता है आपकी बॉडी के लिए। उसमें आपको थोड़ा सा बाहर से एक चीज मंगानी पड़ेगी, बाकी आपके घर में ही मिल जाएगी। एक लहसुन आता है, कश्मीरी लहसुन या पहाड़ी लहसुन भी उसको कहते हैं। तो उस लहसुन की सिर्फ एक गांठ, एक गुली या एक पीस छोटा सा जो अलग कर लेते हैं, वो उसको छील कर, उसके दो परतें होती हैं, दोनों को अच्छी तरह से छील के आप उसको सुबह चबा के गुनगुने पानी से आप उसको ले सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपका कलौंजी और मेथी दाने का जो आपने सफूफ बनाया है, उसको भी आप थोड़ा सा 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको सेक्स के साथ साथ पूरी बॉडी में भी आपका जो जनरल टॉनिक का काम है। इसके अलावा अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, देखिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सिडनाफिल नाम से मेडिसिन आती है और एक टाडालाफिल नाम से मेडिसिन आती है, जो सेफ है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा यह है कि हार्ट पे असर करती है। तो इसलिए हम अपने हार्ट को नजर में रखते हुए, ज्यादा ओल्ड एज में लेंगे तो हार्ट पे ज्यादा असर डालेंगे, तो अपने हार्ट पे नजर रखते हुए, अपने हार्ट को क्योर करते हुए आप इन दवाइयों का कभी कभी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं, और फिर बाद में जो है परमानेंटली आप इनको बंद कर दीजिएगा, अदरवाइज आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। लेकिन ये सेफ है। आप जो है आपका सिडनाफिल एंड टाडालाफिल ये मेडिसिन आप जो है रात को सेक्स करने से 2 घंटा पहले अगर एक टैबलेट ले लें तो आपको काफी रिलीफ मिले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर। नंबर 2, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पसंद करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पर हिमालय कंपनी की एक टैबलेट आती है कॉन्फिडो। कॉन्फिडो के नाम से एक टैबलेट आती है, उसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप लीजिए। उसके साथ साथ एक टैबलेट और आती है टेंटेक्स रॉयल। टेंटेक्स रॉयल के नाम से एक और दवाई आती है हिमालय कंपनी की, उसकी आप 1 सुबह और 1 शाम लीजिए तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से में काफी रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आप यूनानी दवाई पसंद करते हैं, यूनानी दवाई के तौर पे आप अपना इलाज करना चाहते हैं, तो उसमें माजून आर्द खुरमा एक दवाई आती है, माजून आर्द खुरमा। एक आता है पुश्ता कलई और एक आता है आपका माजून मुगल्लिज। माजून अर्द खुरमा और पुश्ता कलई, इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिक्स कर लें और उसकी आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम। माजून मुगल्लिज के साथ, माजून मुगल्लिज की भी आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम आप लीजिए तो आपको बहुत रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को पसंद करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक एग्नस कैस्टस 30 नाम से मेडिसिन आती है, कैलेडियम सेग्यूनम नाम से मेडिसिन आती है, और न्यूफर ल्यूटियम टिंक्चर नाम से मेडिसिन आती है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एग्नस कैस्टस 30 2 सुबह और 2 शाम, सर 2 कतरे सुबह यानी कि 2 बूंद सुबह 2 शाम अपनी जबान पर डायरेक्ट टपका सकते हैं। और कैलेडियम सेग्यूनम जो है आपका 30, इसको भी आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका न्यूफर ल्यूटियम टिंक्चर जो है वो आपका 15-15 बूंद दिन में 3 बार पानी में घोल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर फार्मूलेशन चाहते हैं, प्रॉपर दवाई और अच्छी दवाई चाहते हैं, या आपको इनसे रिलीफ, किसी और दवाई से रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी तमाम कंप्लेंट्स पर लिखकर हमें भेज दीजिएगा और हम आपको उसका ट्रीटमेंट जो है वो भेज देंगे। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं 9643777237। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, लेकिन ये याद रखिए कि इन पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप अपनी कंप्लेंट, तमाम कंप्लेंट लिखकर जो है आप इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भेज दिया जाएगा। 9643777237। ये था हमारा आज का लेक्चर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नपुंसकता, यानी कि मर्दाना कमजोरी।
अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं हमारे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि ये आम जिंदगी में, आम आदमी की जिंदगी में काम आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आज की तारीख में तकरीबन 1/3, 1/3 इंसान जो है वो इस बीमारी से परेशान है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये 1/3 आदमी, 1/3% जो है वो इस बीमारी से परेशान है। तो आप अगर इस लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।